Good morning all of you. Today we will discuss about Coulomb's law, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम को पढ़ने के पहले, वैसे ये नियम जो है इसका नाम है विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अगर हम इस नियम को पूरा नाम लें तो बोलेंगे विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है। अब कूलाम के नियम को पढ़ने के पहले हम जो पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा पुराने दिनों को याद करते हैं, मतलब 11th के दिनों में जाते हैं। 11th के दिनों में आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, याद है आपको? यस और नो? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, है ना? अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? यहां पर थे दो पिंड, है ना? गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो पिंड है। मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को कूलाम का नियम बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको पुराने कुछ बातें याद करा दूं, और अगर आपको वो बात समझ में आ चुकी है पहले से ही, तो फिर ये कूलाम का नियम आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। वहां पर क्या होते थे? दो पिंड होते थे, किन्हीं दो पिंडों के बीच, है ना? अगर हम देखें तो मैं इस तरह से यहां पर मैं कूलाम का नियम लिख देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। कूलाम का नियम, ठीक है। और यहां लिखा मैंने गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। यहां पर गुरुत्वाकर्षण में क्या होता था? दो पिंडों, किन्हीं दो पिंडों, तो यहां दो पिंड होते थे, किन्हीं दो पिंडों। अब यहां पर क्या होने वाला है? दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों। अब सर ये बिंदु आवेश क्या है ना? ये बिंदु आवेश किसको कहेंगे? तो बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि ऐसे दो आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में कैसा हो? बहुत नगण्य हो, है ना? मतलब जैसे हम बोलते थे ना बिंदु वस्तु, पिछले साल हमने पढ़ा था बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु क्या होती थी? ऐसी वस्तु जिसका आकार बहुत छोटा होता था और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी, तो उसको हम बिंदु वस्तु कहते थे। यहां पर भी बिंदु आवेश किसको कहेंगे? तो ऐसे दो बिंदु, दो आवेश जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में कैसा हो? नगण्य हो। मतलब दो आवेश है, एक आवेश इस तरफ है, एक आवेश इस तरफ है, और इनका आकार जो है वो बहुत छोटा है और इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत अधिक है। तो ऐसे आवेशों को क्या कहते हैं? हम बिंदु आवेश कहते हैं। ऐसे आवेश जिनके बीच की दूरी की तुलना में इनका आकार कैसा होता है? नगण्य होता है, बिंदु आवेश कहलाते हैं। क्लियर दैट? मतलब एक आवेश यहां होगा, एक आवेश यहां होगा, इनका आकार बहुत छोटा है और इनके बीच की दूरी जो है, ये दूरी क्या है? बहुत अधिक है। तो हम इन दोनों आवेशों को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कह देंगे। क्लियर हो गई बात सबके? यस और नो? राइट? बोलिए। तो बिंदु आवेश वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका। तो अब फिर से हम आते हैं अपने कंपैरिजन करके कि कोई भी चीज तुलनात्मक रूप से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम में था किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला। अब यहां पर है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, तो लाइन बिल्कुल सेम है। अब लेकिन दो पिंडों के मध्य लगने वाला क्या होता था? आकर्षण होता था उनमें, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल था। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अब यहां पर जो हमने पढ़ा है आवेशों के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है? किन्हीं दो आवेशों के बीच क्या लग सकता है? आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी, क्योंकि आप लोगों ने देखे हो धन के बीच में प्रतिकर्षण, ऋण के बीच में प्रतिकर्षण, लेकिन धन और ऋण के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो यहां पर केवल आकर्षण बल था, यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होगा। तो अब लाइन क्या हुई? किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। लगने वाला बल जो होता है वो दोनों पिंडों के, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के क्या होता था? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी
एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हमने बोला था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब इधर आइए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, वहां आकर्षण ही होता था, यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के, तो वहां पर पिंडों का द्रव्यमान होता है, यहां आवेशों का क्या होता है, आवेशों के परिमाणों, परिमाण का मतलब होता है मान, मतलब भाई पहला आवेश हो सकता है 5 कूलाम का, 10 कूलाम का, 20 कूलाम का, दूसरा आवेश हो सकता है 5 कूलाम का, 10 कूलाम का, है ना। तो ये जो 10 कूलाम 5 कूलाम बोल रहा है वो क्या है, कूलाम तो मात्रक है आवेश का, वो जो 5 बोल रहा है वो क्या है, परिमाण है। जैसे यहाँ हम पिंडों के द्रव्यमान बोलते थे तो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, यहाँ पर 5 कूलाम 10 कूलाम, तो जो 5 और 10 बोल रहा हूँ वो क्या कहलाएगा, आवेश का क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवेश का परिमाण कहलाएगा। क्लियर है। तो यहां द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहां पर आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एवं लाइन फिर पुरानी है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पुराना पढ़ा हुआ है ना, अंतर सिर्फ यहाँ कहाँ कहाँ आ रहा है समझ लो। यहाँ था गुरुत्वाकर्षण के नियम में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यहाँ था द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ था आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ तक पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बाकी ये लाइन तो सेम है। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर भी वही लाइन सेम है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है, यस और नो, बोलिए बोलो। पुराने नियम जैसे है ना, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था 11th में, क्या उसी के जैसा है, यस और नो, ठीक है। तो अब हम पूरा नियम बोलते हैं। देखिए, अब इसको मैं मिटाऊंगा, है ना, मिटाने वाला हूं, तो आप समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारा छूट गया। अब हम चूंकि कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर आते, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। बनेगा सबसे एक बार फिर से, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परिमाण मतलब मान, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। राइट। तो ये हमने जो पढ़ा है वो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा है, उसका कथन भर पढ़ा है। क्वेश्चन कैसे आता है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, है ना। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो अब हम कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसका हम मैथमेटिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। तो आपके पास में एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। पहला बिंदु आवेश जिस पर आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश जिस पर आवेश कितना है, Q2 है। तो पहले बिंदु आवेश पर आवेश का परिमाण Q1 है ना, और दूसरा बिंदु आवेश जो है उस पर आवेश का परिमाण Q2 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, इस तरह से। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। माना कि दो बिंदु आवेशों, माना कि दो बिंदु आवेशों Q1
व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है, तब इनके मध्य लगने वाला बल F किस नियम से? कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम की पहली लाइन क्या बोलती है बताइए? कूलाम के नियम की पहली लाइन, एक्चुअल में नियम दो भागों में बटा हुआ है। पहली लाइन बोलती है कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो सीधी सी बात है, पहली लाइन क्या बोलती है? उन आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F, वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आप वहां क्या लिखते थे गुरुत्वाकर्षण में? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब यहां क्या लिखेंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2, ये q1 इंटू q2। तो पहली लाइन हमारी वही थी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने पहली लाइन लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड लाइन क्या होती है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो बीच की दूरी कितनी है? r। उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती। ये दूसरी लाइन हो गई। तो हमने दोनं लाइन कूलाम के नियम से लिखे हैं कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तक स्टेटमेंट पढ़ा था उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करेंगे। आपको मालूम है कैसा संयुक्त करते हैं, है ना? तो ऊपर की राशि ऊपर, नीचे की राशि नीचे। तो Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा और r² कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक का गुणा करते हैं। आपको मालूम है, पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा है। नियतांक का गुणा करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती को हटाकर इक्वल का साइन लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक नियतांक लेंगे स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, जहां स्मॉल k एक नियतांक है जिसका मान, जहां स्मॉल k एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति या मात्रकों की पद्धति भी बोल सकते हो आप, मापन पद्धति निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम की व्याख्या। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो k का जो मान होता है, ये k का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है। तो हमारे पास में कितनी पद्धतियां हैं? 2 पद्धतियां हैं, आपको मालूम है ना? 2 पद्धति, एक SI पद्धति और एक CGS पद्धति। तो SI पद्धति में कितना होता है और CGS पद्धति में कितना होता है वो देखते हैं। ठीक, तो अब यहां आ जाएगा SI पद्धति में जो स्मॉल k है उसका मान होता है 1/4πε0। अब ये 4πε, ये क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन, याद रखिए एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? एप्सिलॉन। ये होता है एप्सिलॉन। और 0, तो 0 का मतलब वायु या निर्वात से होता है, याद रखिए। इस चिन्ह का मतलब है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और ये 0 लगा दिया, इसका मतलब होता है वायु या निर्वात, ये बताता है। या एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन नॉट से भी इसको
पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एसआई पद्धति में जो स्मॉल के जो नीतांक आपने लिया है उसका मान होता है 1/4πε0। अब ये ε0 क्या है, यहां लिख देते हैं, जहां ε0 इज इक्वल टू वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई चीज आ जाए। जैसे मान के चलो कि आपके सामने एक कार खड़ी है, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगर पानी गिरना शुरू हो जाए तो मुझे बताइए, क्या वो कार आपको अभी भी स्पष्ट दिखेगी क्या? बताओ। जो कार वायु या निर्वात में साफ हवा में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही थी, अब बारिश होना शुरू हो जाए, कार और आपके बीच में बारिश हो रही है, क्या आप, या कोहरा छा गया है मान के चलिए, यानी कि वायु या निर्वात के स्थान पे कोई दूसरा माध्यम आ गया, पानी आ गया है, कोहरा आ गया है, तो क्या वो कार आपको स्पष्ट दिखाई देगी? यस और नो? बोलिए। वो कार आप धुंधली दिखाई देगी ना, बस वैसी ही है। ε0 का मतलब वही, इसी तरह से आप समझिए कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब ये वायु या निर्वात में विद्युतशीलता जो होती है वो अलग होगी। ठीक है, और अगर कोई माध्यम बदल गया तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी? अलग होगी। मतलब उन दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम वो माध्यम की विद्युतशीलता लेते हैं, लेकिन हम अभी पूरी बात वायु या निर्वात के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ε0 लगा रहे हैं। माध्यम बदलने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो भी बदल जाता है। ये कहने का मतलब ये है, जैसे हमने, जब हमारे कार और हमारे बीच में वायु थी तो हमको कार स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन कार और हमारे बीच में अगर पानी गिरने लगे, कोहरा छा जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अंधे हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ है कि हम जो है उस कार को स्पष्ट नहीं देख पा रहे, मतलब हमारी दृष्टि थोड़ी सी, हमारी देखने की जो क्षमता हो गई है वो कम हो गई है ना। किसके कारण? उस पानी के कारण, उस माध्यम के आ जाने के कारण। जबकि वायु या निर्वात में हमको वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, अब धुंधली दिखाई दे रही है। क्लियर दैट? ये विद्युतशीलता का मतलब समझ में आया अब आपके? आया क्या? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, बाकी तो इसका मतलब फिर अलग से और मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि माध्यम बदलने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? बदल जाता है। तो ये हो गया आपके पास में एसआई पद्धति में k = 1/4πε0, जहां ε0 बराबर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अगर ऐसा है तो समीकरण, इक्वेशन नंबर जो आपका 3 है, उसमें क्या होगा? समीकरण 3 से जहां k है वहां पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0। तो f = k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4πε0, और ऊपर की राशि q1 q2/r², जैसा कि वैसे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4 होगा। जब एसआई पद्धति की बात हमने कर चुके हैं तो फिर अब सीजीएस पद्धति की भी बात करेंगे। तो सीजीएस पद्धति में स्मॉल k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ठीक है, तो 1 होती तो बहुत आसान है। तब समीकरण फिर से 3 से एसआई पद्धति में k की वैल्यू 1/4πε0 होती थी, इसलिए समीकरण नंबर 3 में हमने k = 1/4πε0 रखा। अब सीजीएस पद्धति में k की जो वैल्यू है वो है 1, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में k = 1 रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 से f = k की वैल्यू 1 हो गई, तो q1 q2/r²। ठीक, और चूंकि ये एसआई पद्धति की बात चल रही है, इसलिए मालूम है आपको एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। और सीजीएस पद्धति में आपको मालूम है डाइन होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा? 5। क्लियर सभी के? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए।
बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमारा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहां से इस यूनिट में से 5 नंबर का सवाल आता है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन केवल यहां पर आके खत्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन क्या है, गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अब एकांक आवेश को परिभाषित करना वाला काम तो हुआ नहीं है अभी हमने केवल गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही लिखा है। एक एसआई पद्धति में क्या होगा, एक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, और उसका कथन वगैरह लिखा। अब हम यहाँ पर इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग डाल रहा हूं मैं, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, एकांक आवेश, इंग्लिश में यूनिट चार्ज। अब एकांक आवेश भी हम क्या करने वाले हैं, 2 पद्धति में इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। एक एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में। अब एसआई पद्धति में परिभाषित करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं मान रहा हूं। देखो माना कि यदि ऐसा कर ले, यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति दोनों में होता है, लेकिन आप एकांक आवेश को किसी भी एक पद्धति में परिभाषित कर देंगे। मैं अभी एसआई में बता रहा हूं, सीजीएस में आप लोग कर लेंगे, उसको बताऊंगा कैसे करना है। एसआई पद्धति में यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q मान लिया मैंने, यानी दोनों आवेशों का परिमाण मैंने, पहला भी 5 ही कूलाम, दूसरा भी 5 ही कूलाम, ऐसा समझ लीजिए। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q मान लिया, तथा है ना उनके बीच की जो दूरी है R, उसको मैंने लिख दिया 1 मीटर। क्या लिख दिया, 1 मीटर लिख दिया। उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर, ठीक है। और इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, उस बल को मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इतनी चीजें हम लोगों ने यहां पर क्या कर ली, मान लिया। उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन। देखिए पूरी कहानी, 2 आवेश थे, उनका परिमाण मैंने समान मान लिया, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। उनके बीच की जो दूरी थी R, उसको मैंने 1 मीटर मान लिया। देखो परिभाषित करने का तरीका तो यही होता है, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है। जब भी हम परिभाषित करते थे तो सबको 1 मानते थे और उसको परिभाषित करते थे। याद आ रहा है सबको? जब भी कोई परिभाषा निकालना होता था तो क्या करते थे हम, उसको एकांक मानते थे कि नहीं, बोलिए। याद आ रहा है पिछले साल की परिभाषाएं? परिभाषित करने का तरीका एकांक मानकर परिभाषित करते थे, तो हम एकांक ही मान रहे हैं। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू 1 एंड F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एसआई पद्धति की बात चल रही है, तो मुझे बताइए कहां पर मान रखना चाहिए आपको, समीकरण नंबर कहां रखना चाहिए? ये जो मान है, हमने जो माना है, ये यदि करके जो हमने लिखा है, ये मान को कहां पर रख दे, यदि की जगह माना कर लो, चलो ठीक है। ये जो हमने माना है ये कहां पर रखे, क्योंकि कौन सी पद्धति चल रही है, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति चल रही, तो हमको मान समीकरण नंबर 4 में रखना चाहिए, क्या समीकरण नंबर 5 में रखना चाहिए, बताइए। इक्वेशन नंबर 4 में रखे कि 5 में रखे इन वैल्यूज को, बोलिए। 4 में रखे, क्यों? क्योंकि एसआई पद्धति के लिए इक्वेशन ये है, सीजीएस पद्धति के लिए इक्वेशन ये है, तो हमको इन मानों को कहां रखना है, समीकरण 4 में रखना है, देखो है ना। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मान रखिएगा F की वैल्यू कितनी माने हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी हो गई है, Q हो गई है, तो Q इंटू Q, और R की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, Q इंटू Q, यहाँ 1 बचेगा, Q इंटू Q तो Q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1 आ गया,
ठीक है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब वर्गमूल याद रखिएगा, एक्चुअल में वर्गमूल 4 का मान 2 नहीं होता, ±2 होता है। क्या होता है? 4 का जो वर्गमूल होता है वो प्लस, यहाँ पर अगर हम q² = 1 है तो q = वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। वर्गमूल 1 का की वैल्यू ±1 आएगी। ठीक है, तो अब आपके पास में देखो q ±1 आ चुका। क्या आ चुका? q ±1 आ चुका है। अब q ±1 आ चुका है, मतलब q की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं बताओ? q की वैल्यू कितनी आ गई? +1 या -1 आ चुकी है। तो आवेश जो हुआ वो एकांक आवेश बन गया? यस और नो? बोलिए, आवेश जो है वो एकांक आवेश बन गया कि नहीं बन गया? बन चुका ना एकांक आवेश, क्योंकि हम परिभाषा एकांक आवेश को ही कर रहे थे। अब देखो परिभाषा यहां पर देना है हमको, अतः करके परिभाषा देंगे हम। तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, अतः आवेश को परिभाषित करेंगे। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। वायु 0 लगा हुआ क्या है? इसका मतलब क्या है? वायु या निर्वात है। दिख रहा है आपको ये एप्सिलॉन? तो वायु या निर्वात में कितने मीटर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश। अब याद रखिए, मुझे बताइए, मैंने Q1 = Q2 = Q लिया, मतलब दोनों आवेशों के परिमाण कैसे हो गए? समान हुए कि नहीं बताओ? समान है। पहले का भी मान Q है, दूसरे का मान भी Q है, यानी पहले का मान भी 5 कूलाम, दूसरे का मान भी कितना हुआ? 5 कूलाम ही हुआ कि नहीं? मतलब समान परिमाण है। समान परिमाण के सजातीय आवेश, मैंने यहाँ पर प्लस कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा है? यहाँ प्लस लिखा है। तो बताइए, दोनों आवेश समान परिमाण के भी है और कैसे सजातीय हैं। तो सजातीय आवेशों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण होगा क्या प्रतिकर्षण होगा? बोलो, सजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर देखो, मैं जो लाइन बोलने वाला हूं वो समझिए आप। दूरी बोलूंगा 1 मीटर। वायु या निर्वात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ε0 लिया हूं मैंने। समान परिमाण के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू Q लिया हूं। समान परिमाण के सजातीय बोलूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण और प्रकृति समान है, इसलिए सजातीय आवेश बोलूंगा। और सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा, इसलिए प्रतिकर्षण बल बोलूंगा। और ऐसा करने पर उन दोनों आवेशों के बीच में बल कितना हो? कितना माना हूं मैंने? 1/4πε0 न्यूटन अगर मैंने मान लिया हूं, तो ये दोनों आवेश क्या कहलाएंगे? एकांक आवेश कहलाएंगे। अब परिभाषा सुनो। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1/4πε0 न्यूटन हो, तो दोनों आवेश या प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो फिर से देखिए क्या होगी परिभाषा। कहाँ की बात चल रही है? वायु या निर्वात की। कहाँ की? वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर स्थित? 1 मीटर की दूरी पर स्थित कैसे आवेश? समान परिमाण के सजातीय आवेश के मध्य लगने वाला कैसा बल? प्रतिकर्षण बल कितना हो? 1/4πε0 न्यूटन हो, तो दोनों आवेश या प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। ये यहां पर हमको लिखना है। एक बार फिर से, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के 2 सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1/4πε0 न्यूटन हो, तो दोनों आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। क्लियर?